जुलाई 2025 में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR एक्सरसाइज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तब से लेकर पिछले हफ्ते तक का सफर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन का नहीं रहा। ये केस धीरे धीरे एक ऐसी जुडिशियल प्रोसेस का एग्जाम्पल बन गया जहां रेगुलर हियरिंग्स होने के बावजूद वक्त निकलता गया, इलेक्शंस हो गए और सबसे पहला और बुनियादी सवाल, क्या SIR खुद कानूनी है या नहीं, अब भी जजमेंट के लिए इंतजार कर रहा है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस चैलेंज पर जजमेंट रिजर्व कर लिया, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सवाल अनअवॉइडेबल हो जाता है कि जुलाई 2025 में फाइल हुई एक चैलेंज को कंक्लूड होने में 7 महीने क्यों लगे और इसी दौरान बिहार के इलेक्शन रिजल्ट्स इफेक्टिवली सैंक्टिफाई कैसे हो गए, जबकि वोटर रोल्स एक ऐसे प्रोसेस से रिवाइज किए जा रहे थे जिनकी लीगैलिटी पर सीरियस डाउट्स खड़े कर दिए गए थे। क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट की कमी थी? कई क्रिटिक्स और एक्सपर्ट्स ने इस इशू को और सुप्रीम कोर्ट के एक्शंस को डिटेल में स्क्रूटनाइज किया है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। क्रिटिक्स का कहना है कि इस डिले को सुप्रीम कोर्ट के उस वेल रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न के साथ कंफ्यूज नहीं किया जा सकता जहां कोर्ट पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस को सुनने से ही मना कर देता है या उन्हें इंडेफिनेटली एडजर्न कर देता है। SIR केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस को रेगुलर सुना गया, कई बार तो हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन हियरिंग्स हुई। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कोर्ट ने केस को इग्नोर किया, प्रॉब्लम ये थी कि प्रोसीडिंग्स एक ऐसे तरीके से चलती रही जहां लीगैलिटी के सवाल और इम्प्लीमेंटेशन के कंसर्न्स एक दूसरे में घुल मिल गए, बिना इस बात को क्लियर किए कि पहले क्या डिसाइड होना चाहिए। इसी फेलियर का रिजल्ट था कि वक्त निकलता गया, ग्राउंड रियलिटी बदलती गई और आखिरकार बिहार इलेक्शंस हो गए। क्रिटिक्स ने नोट किया है कि पूरी कंट्रोवर्सी को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि इंडियन कोर्ट्स असल में 2 तरह के जुडिशियल रिव्यू करते हैं। पहला है जुडिशियल रिव्यू सिंप्लिसिटर, जहां कोर्ट सीधे तौर पर ये डिसाइड करता है कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का कोई एक्शन कानून के मुताबिक है या नहीं। इसे हम लीगैलिटी रिव्यू कह सकते हैं। इसमें कोर्ट ये देखता है कि एक्शन अल्ट्रा वायरस है या नहीं, फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहा है या नहीं, और फिर प्रोपोर्शनैलिटी, रीजनेबलनेस जैसे स्टैंडर्ड्स अप्लाई करता है। इस टाइप का रिव्यू का रिजल्ट बाइनरी होता है, या तो एक्शन अपहोल्ड होता है या फिर इनवैलिडेटेड, कभी कभी कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस के साथ। इसी के मुकाबले में एक दूसरा मॉडल है जिसे डायलॉग रिव्यू कहा जाता है। इसमें कोर्ट का फोकस सीधे इनवैलिडेशन पर नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर्स और कोर्ट के बीच के एक डायलॉग फैसिलिटेट करना होता है। ऐसे केसेस में कोर्ट अक्सर गवर्नमेंट से कहती है कि वो अपना डाटा, अपनी रीजनिंग, अपना मेथोडोलॉजी डिस्क्लोज करे। इससे एक तरफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि पब्लिक के सामने डिसीजन मेकिंग एक्सपोज होती है, और दूसरी तरफ कोर्ट को बाद में लीगैलिटी रिव्यू करने के लिए फैक्चुअल फाउंडेशन मिल जाता है। डायलॉग रिव्यू का नतीजा इनवैलिडेशन नहीं होता, बल्कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होता है। SIR चैलेंज के सेंटर में जुलाई 2025 में ECI का एक नोटिफिकेशन था जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अनाउंस की गई थी। पिटीशंस में कई ग्राउंड्स रेज किए गए, लेकिन कोर क्वेश्चन ये था कि क्या ECI रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत अपनी पावर्स के दायरे के अंदर काम कर रहा है या नहीं। सेक्शन 21(3) ECI को ये पावर देता है कि वो एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और एनी पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए स्पेशल रिवीजन कर सकता है, सच मैनर एज इट थिंक्स फिट और रीजंस टू बी रिकॉर्डेड के साथ। इसी लैंग्वेज के आसपास पूरा केस घूमता रहा। इस प्रोविजन के कंटेक्स्ट में कई सवाल उठते हैं। क्या एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ये है कि एक पूरे स्टेट या फिर पूरे देश के लिए एक साथ स्पेशल रिवीजन की जा सकती है? क्या ECI ने वाकई अपने रीजंस रिकॉर्ड किए, और अगर किए तो क्या वो एडिक्वेट हैं? ये सवाल इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ECI ने SIR के डिसीजन से जुड़ी कोई डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्लोज करने से इनकार किया। सबसे क्रूशियल सवाल ये था कि सच मैनर एज इट थिंक्स फिट का मतलब क्या ECI को अपनी मर्जी से पूरी प्रोसीजर डिजाइन करने का अधिकार देता है, या फिर वो अब भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 से बंधा हुआ है। ECI का स्टैंड ये था कि जब वो सेक्शन 21(3) के तहत स्पेशल रिवीजन करता है तो वो रजिस्ट्रेशन रूल से बाउंड नहीं है, और आर्टिकल 324 के तहत उसके पास इलेक्शंस के सुपरिटेंडेंस के वाइड पावर्स हैं। इसी आर्गुमेंट के बेसिस पर ECI ने कई डिपार्चर्स किए, जैसे आधार कार्ड्स को रिजेक्ट करना और वोटर्स को 2 कैटेगरीज में बांट देना, वो जो 2003 के लास्ट इंटेंसिव रिवीजन से पहले रोल्स में थे और वो जो बाद में ऐड हुए। दूसरी कैटेगरी पर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्री बर्डन डाला गया, जो ग्राउंड पर सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शंस को इफेक्ट करता दिखा। पिटीशंस का प्रेयर था कि कोर्ट लीगैलिटी रिव्यू करे और SIR नोटिफिकेशन को इनवैलिडेट करे, लेकिन साथ ही पिटीशंस में ये भी हाईलाइट किया गया कि बिहार जैसे स्टेट में जहां नवंबर 2025 में इलेक्शन शेड्यूल थे, इतना मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज ग्राउंड पर कैसे क्योस क्रिएट कर रहा है। 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले ऑर्डर में ये एक्नॉलेज किया कि पिटीशंस सीरियस क्वेश्चंस रेज करती हैं ECI की पावर्स पर।
स्टेज पर पिटिशनर्स ने इंजंक्शन या स्टे प्रेस नहीं किया क्योंकि नेक्स्ट हियरिंग 28 जुलाई को थी, जो 1 अगस्त को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होने से पहले पड़ रही थी। लेकिन 28 जुलाई को कोर्ट ने SIR पर स्टे देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि लीगैलिटी पर आर्गुमेंट्स का टाइमलाइन दिया जाए। उस वक्त फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होने में अभी 2 महीने थे और बिहार इलेक्शंस 3 महीने दूर थे। 1 अगस्त को जैसे ही ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुई, पिक्चर बिल्कुल बदल गई। सामने आया कि लगभग 65 लाख लोग यानी कि 6.5 मिलियन इंडिविजुअल्स वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का फोकस लीगैलिटी से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन पर शिफ्ट हो गया। कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किए जिसमें ECI को डायरेक्शन दी गई कि 14 अगस्त को डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट सर्चेबल फॉर्मेट में पब्लिश करनी होगी, 22 अगस्त को ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट करने का रेट्रिएशन और 8 सितंबर को आधार कार्ड एक्सेप्ट करने का डायरेक्शन। 15 सितंबर को जब SIR दूसरे स्टेट्स में भी रोल आउट होने लगे तो पिटिशनर्स ने फिर से रिक्वेस्ट की कि कोर्ट लीगैलिटी डिसाइड करे। कोर्ट का रिस्पांस ये था कि बिहार के लिए जो डायरेक्शंस दी गई हैं वो बाकी स्टेट्स पर भी अप्लाई होंगी। 9 अक्टूबर को कोर्ट ने बिहार लीगल सर्विसेज कमेटी को मोबिलाइज करने का ऑर्डर दिया ताकि एक्सक्लूडेड वोटर्स को मदद मिल सके। 11 नवंबर को जब बिहार में वोटिंग का लास्ट फेज खत्म हो चुका था एंड हॉर्स हैड वेल एंड ट्रूली बोल्टेड, तब जस्टिस जयमल्ल्या बागची ने कहा कि केस 2 ट्रैक्स पर चलेगा, एक लीगैलिटी का, एक इम्प्लीमेंटेशन का। क्रिटिक्स नोट करते हैं कि यहीं पर कोर्ट के रोल पर सीरियस क्वेश्चंस उठते हैं। ना तो 10 जुलाई को ना ही 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक्चर्ड आर्गुमेंट सुने कि SIR पर स्टे क्यों दिया या क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर्स में भी ये रीजनिंग रिफ्लेक्ट नहीं होती। इंजंक्शन के लिए वेल एस्टैब्लिश्ड लीगल टेस्ट होते हैं, लेकिन कोर्ट ने उनसे इंगेज करने से इनकार कर दिया। इसका रिजल्ट ये है कि हम नहीं जानते कि रीसेंट UGC गाइडलाइंस स्टे डिजर्व करती है, लेकिन SIR क्यों नहीं। 28 जुलाई के बाद भी कोर्ट के पास 2 महीने का क्लियर रनवे था जिसमें फाइनल रूल्स पब्लिश होने से पहले लीगैलिटी डिसाइड की जा सकती थी। इस दौरान केस को 13 बार सुना गया, लेकिन ज्यादातर समय डायलॉग रिव्यू में चला गया। कोर्ट बिहार में SIR की इम्प्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करता रहा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता रहा, लेकिन ये डिसाइड नहीं किया कि ECI के पास ये एक्सरसाइज करने का कानूनी अधिकार है या नहीं। क्रिटिक्स ने एनालाइज किया है कि इस अप्रोच के डिफेंस में 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं। पहला, बिहार में इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज खुद ही इतने सीरियस थे कि उन पर जुडिशियल इंटरवेंशन जरूरी थी। कोर्ट के ऑर्डर से ट्रांसपेरेंसी आई, जैसे डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट पब्लिश होना। दूसरा, कोर्ट लीगैलिटी और इम्प्लीमेंटेशन के बीच बैलेंस बना रहा था और आखिरकार लीगैलिटी पर आर्ग्यूमेंट्स भी सुने गए, लेकिन उन्हें ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स फ्लॉड लगते हैं क्योंकि एज पर देम प्रिंसिपल लेवल पर देखें तो जब स्टेट की पावर ही चैलेंज हो तब लीगैलिटी का सवाल सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए। अगर ECI के पास SIR करने का अधिकार ही नहीं था तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसे सवाल इररेलेवेंट हो जाते हैं। अगर एक्शन अल्ट्रा वायरस है तो नतीजा इनवैलिडेशन होता है, ना कि प्रोसीजरल फाइन ट्यूनिंग। क्रिटिक्स मानते हैं कि प्रैक्टिकल टर्म्स में भी लीगैलिटी पहले डिसाइड करना ज्यादा लॉजिकल था। अगर SIR इनवैलिड होता तो इम्प्लीमेंटेशन पर कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर पार्शियली इनवैलिड होता तो कोर्ट के लिए बाद में डायलॉग इंटरवेंशन का स्कोप नैरो हो जाता और अगर वैलिड होता तो कोर्ट स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर इम्प्लीमेंटेशन सुपरवाइज कर सकता था। कोर्ट के पास एक और ऑप्शन भी था, प्रोसीडिंग्स बाइफरकेट करना और लीगैलिटी और इम्प्लीमेंटेशन को 2 अलग बेंचेस के सामने पैरेलली चलाना, लेकिन ये ऑप्शन भी यूज नहीं किया गया। क्रिटिक्स नोटेड कि इस पूरे एपिसोड से ये क्लियर होता है कि जब लीगैलिटी और डायलॉग रिव्यू दोनों साथ साथ हो तो कोर्ट्स को सीक्वेंसिंग पर ज्यादा सोचना होगा, लॉयर्स को भी स्ट्रेटेजी पर रीथिंक करना पड़ेगा। शायद फ्यूचर में अलग अलग पिटीशंस फाइल करनी होंगी, एक इनवैलिडेशन के लिए, एक मॉनिटरिंग के लिए, ताकि अगर कोर्ट साइड ट्रैक हो तो पिटीशनर्स अपनी स्ट्रेटेजी बदल सके। बार को भी अपने लेंदी ओरल आर्ग्यूमेंट्स की आदत पर सोचना होगा क्योंकि वक्त का बहाना आखिरकार राइट्स को ही डाइल्यूट कर जाता है। आपका इस क्रिटिक नोट पर क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।